हेलो गाइज, एजुकेशन हब क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं राजवीर सिंह, बेसिकली मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूं और मुझे इस टीचिंग लाइन में 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं आपके लिए नेवी एयरफोर्स के लिए जो टेक्निकल जो क्लासेस हैं वो लेके आया हूं। और आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसको हम नॉर्मली जो बोलते हैं समिश्र संख्या। अब बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक बात करें, क्योंकि अब हम ये कहें कि कई बच्चे ये कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सर बेसिक तो हमें आता है, लेकिन फिर भी कुछ हमें सभी बच्चों को लेकर के ये बात करनी है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ा बेसिक ही हम बात करें। इसकी शुरुआत क्या हुई, कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, हमने जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, जो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और उसके अंदर जो हम बात कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट के, डिस्क्रिमिनेंट नॉर्मल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, चर्चा उसकी थी। अब उसके अंदर क्या था, हमने जो बातें पढ़ी थी थोड़ा उसकी चर्चा कर ले। वहाँ पे क्या था जी, ये d जो पॉजिटिव है, तो हम बात कर रहे थे जो द्विघात जो समीकरण था उसके जो मूल थे वो क्या बोल रहे थे, हम रियल नंबर बोल रहे थे, रियल नंबर। अब वो डिफरेंट आए, वो अलग मैटर है। वो तो समस्या ये थी कि ये जो हम वहाँ पे जाके एक बात रुक गए थे जिसका हमने अध्ययन नहीं किया था, डी इज़ नेगेटिव। विविक्तिकर अगर नेगेटिव है तो समस्या वहाँ आ रही थी कि डी नेगेटिव, क्योंकि 10th क्लास वाले बच्चों को ये समझाया नहीं जाएगा कि डी नेगेटिव है तो इसके आगे हम क्या करें। ठीक है, तो ये डी नेगेटिव, देखो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले की हम बात कर लें। श्रीधराचार्य फॉर्मूले में जो इसके मूल हम निकालते हैं, उस मूल में देखिए क्या था। जैसे हम बात करें जैसे हाँ, तो विविक्तिकर में जो हम बात कर रहे थे डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। और विविक्तिकर जो हमने इसका श्रीधराचार्य के अंदर जो फॉर्मूला हम लिख रहे थे वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो समस्या ये थी कि रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर ये d नेगेटिव हो गया तो 10th क्लास में हम इसके बारे में अध्ययन नहीं कर रहे थे, तो समस्या कहाँ थी, क्योंकि देखिए d हम बात करें ये कोई वैल्यू है, और अगर रूट के अंदर ये समस्या आ गई, जैसे मैंने लिख दिया -2 लिख दिया। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे सिर्फ रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की, और वास्तविक संख्या में ये क्या है, वास्तविक संख्या में तो हम बोलेंगे ये तो कोई वैल्यू नहीं है, -2 का रूट क्या निकाले। तो एक मैथमेटिशियन थे, थोड़ा सा हम उसको बात करें, आइलर था, आइलर को आइलर ऐसे लिखता, जो भी है मैथमेटिशियन था आइलर। तो उन्होंने एक नई संख्या जनरेट की, और उस नई संख्या को जनरेट करने के लिए उन्होंने एक सिंबल दिया, और उस सिंबल को हम बोलेंगे आयोटा, उस सिंबल को हम बोलेंगे आयोटा। और आयोटा की उन्होंने वैल्यू दी √-1, क्योंकि अब इस वैल्यू देने के कारण देखो, अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो अपने सामने हो जाएगा। वो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए अब इसको सॉल्यूशन करें तो मैं इसको ऐसे लिखूँ √2 और -1, तो ये क्या हो गया, देखो सोल्व करें तो कितना हो गया भाई, √2 आयोटा, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √-1। अब थोड़ा सा यहाँ पे आयोटा पे एक बार रुक जाते हैं, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक टॉपिक और बात करें हम, देखिए वो क्या है, वो देखिए क्या। जैसे हम बात करें, जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं √a/√b, तो हम इसको क्या लिखेंगे, √ab। चलो एक बार बात कर लें, लिखें कैसे, वो बात की बात है, वैल्यू क्या आएंगी उसकी बात। चलो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ √a माइनस √b, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं। तो आप बोलो क्योंकि सर नॉर्मली हम बात करते हैं सर ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अगर क्या ये बात सही है तो क्या ये भी बात सही है, तो मैं कहूँगा नहीं ये बात सही नहीं है। तो फिर सही क्यों नहीं है, तो देखिए सही हम बात करें √a और √b बराबर √ab, ये कब होगा, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे a एंड b, अगर कंडीशन की हम बात करें, कंडीशन लिखें, कंडीशन क्या लिखेंगे, a एंड b बोथ आइदर पॉजिटिव, दोनों के दोनों या तो धनात्मक हो, और नन ऑफ इनमें a एंड b में, a एंड b दोनों में से कोई एक पॉजिटिव।
दोनों में से कोई नन ऑफ देम, दोनों में एक पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी हम इसको ये लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी तभी होगा जब दोनों की दोनों पॉजिटिव। हाँ, तो ए और बी में बात ये हो रही थी कि ए बी में दोनों में या तो दोनों के पॉजिटिव हो या दोनों में एक पॉजिटिव हो, तभी ये होगा। इसका मतलब ये हो गया अगर मैं इसको ये लिखूं रूट ए इंटू रूट माइनस बी, अगर मैं इसको आयोटा की हेल्प लेना चाहूँ तो देखो क्या होगा। इस पहले वाले को क्या लिखूंगा मैं, रूट ए आयोटा एंड रूट बी आयोटा, इधर आयोटा हो गया, इधर कितना हो गया रूट ए इंटू रूट बी, और इधर हो गया आयोटा स्क्वायर। अब चर्चा हम करेंगे कि आयोटा स्क्वायर, ये बात की बात है कि कितना क्या वैल्यू, अभी आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू सीधी लिख देते हैं, जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है होती है वो -1, तो इधर कितना आया -ab। इसका मतलब ये हो गया रूट ए माइनस ये इंटू अंडर रूट माइनस बी बराबर ये रूट ए बी नहीं होगा। क्यों समस्या ये कर रही थी, क्योंकि 10th क्लास में हमने यहीं पे छोड़ा था बात कि अंडर के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, विविक्ति कर अगर नेगेटिव आ गया, तो वहीं पे हमने 10th में वो बात रोक दी थी और उसी के हम आगे लेके चल रहे। इसी बात को थोड़ा सा हम और समझाऊँ, देखिए कि क्या रूट ए इंटू रूट बी, अगर माइनस को लिखें क्या उसको रूट ए बी लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो जैसे मैं 1 को लिखना चाहूँ, 1 है आपके सामने, अगर मैं 1 को ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, -1 इंटू -1 नॉर्मल लिख सकते हैं मैथ के हिसाब से, कोई समस्या नहीं। हाँ, इसको लिखें। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आप देखेंगे ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ देखिए कितना हो गया, ये 1 जैसा शुरुआत, ये आयोटा और ये इंटू आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो गया -1। हाँ, तो देखो यहाँ तो एक चमत्कार हो गया। वो चमत्कार क्या हुआ? देखो वो चमत्कार ये हुआ कि 1 इक्वल टू क्या हो गया -1। ये तो जो मैथ है वो तो उसका सारा मामला उल्टा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई न कोई गलती जरूर की है। अब वो गलती क्या है, वो देखो ध्यान से देखो, वो गलती क्या है। देखो या तो गलती हमने यहाँ पे की है, यहाँ नहीं, ये तो कोई गलती नहीं है। फिर यहाँ देखो, हाँ ये हमने गलती की है, देखिए यहाँ पर ही। अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसा मान लो रूट -1 और रूट -b बराबर रूट ए बी लिख रहे हो, तो ये यहाँ पे गलती है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? देखो समस्या वही आ गई, यहाँ पे ये कौन है नेगेटिव और ये कौन है नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। तो ये हमने पहले चर्चा कर ली थी, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों में एक नेगेटिव हो तो रूट ए बी उसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ऐसा हमें नहीं लिखेंगे। अब अपना जो टॉपिक है आगे, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे तो आयोटा की पावर चल रही थी, तो अपना जो टॉपिक है वो है आयोटा की पूर्णांक घातें, आयोटा की पूर्णांक घातें। तो देखिए आयोटा की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? आयोटा की वैल्यू लिखी थी √-1, और यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ आयोटा स्क्वायर, तो जनरली आप बोलोगे सर आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आयोटा क्यूब करेंगे, तो आयोटा क्यूब करेंगे कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1, तो कितना हो गया? माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 करेंगे तो कितना हो गया? देखो आयोटा की पावर 4 करें तो मैं इससे लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं, या आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दूं, या आयोटा क्यूब इंटू आयोटा लिख दूं, जो भी आपको लिखना वैसे लिखें। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू +1 हो गया। अब आगे देखिए, जैसे ही हम आयोटा की पावर 5 करेंगे तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिखेंगे। आयोटा की पावर 4 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट कितना हो गया? आयोटा। तो यहाँ से हमने एक बात पकड़नी है, वो बात क्या पकड़नी है कि देखिए आयोटा की पावर 4 का मान हो रहा है 1। आयोटा की पावर 4 का मान कितना हो रहा है? 1। यहाँ से अब नेवी एयरफोर्स के अंदर जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि आयोटा की पावर पे क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या होंगे? जैसे अगले ने लिख दिया भाई आयोटा की पावर यहाँ पे 4 हो गया, प्लस आयोटा की पावर 10 हो गया, प्लस आयोटा की पावर 25 हो गया, प्लस आयोटा की पावर 36 हो गया। अगला कहते इसका वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें? अब हमें, क्योंकि हमें तो 4 वैल्यू याद है, अब इसके आगे वैल्यू की हम बात करें तो कैसे निकालें? तो हमें एक छोटी सी बात पे ध्यान देना, वो बात क्या है? क्योंकि देखो हमने एक बात यहाँ से पकड़ी है, वो बात क्या है? आयोटा की पावर 4 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 का मान कितना हो गया? 1। जैसे आयोटा की पावर 8 की वैल्यू की बात करें तो उसका मान भी कितना होगा? 1। तो मैं यहाँ से ये कह दूँ, अगर आयोटा की जो पावर मान लो ये कह दूँ कि 4p + q फॉर्म में है, आयोटा की पावर 4, जैसे आयोटा की पावर जो n है, आयोटा की पावर जो n है वो 4q + p के फॉर्म में है, तो हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? आयोटा की पावर क्यों? क्योंकि देखो इसको मैं ऐसे लिखूँ आयोटा की पावर 4p डॉट आयोटा की पावर क्यों, इसका मान तो कितना हो गया? क्योंकि 4 के गुणाज में है, इसका मान तो कितना हो गया? 1।
बचा कितना 1 इंटू ये आइटा की पावर क्यू। तो यहाँ पे जो क्यू जो शेषफल बोल दे, रिमाइंडर बोल दे, तो आइटा की पावर n की जो वैल्यू अगर इस फॉर्म में है तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा आइटा की पावर क्यू। तो अपने इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इधर वो क्वेश्चन क्या अपना, आइटा की पावर 4 का मान कितना हो गया 1, वेरी गुड, प्लस आइटा की पावर 10 की हम बात करें तो 4 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ से देखो नॉर्मल एक बात कह दूँ मैं कि आपको 4 का पहाड़ा आना चाहिए। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं 4 का पहाड़ा की बात करें सर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 4 के पहाड़े पे डिपेंड है सारा। देखो जैसे आइटा की पावर 10 की बात करें तो 4 की मान लो 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8, तो 8 तो हो गया, 4 का गुणज हो गया, तो वहाँ तो मान कितना हो गया, वहाँ तो 1 हो गया। कितनी पावर बची, शेषफल मैंने कहा था रिमाइंडर, तो आइटा की पावर कितनी बच गई, स्क्वायर बच गया। इसकी वैल्यू आगे की चर्चा कर लेंगे अब। प्लस यहाँ पे देखो 25 है, 25 में 4 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 6 चौक 24, तो वो तो हो गया 1 हो गया। कितना बच गया, आइटा की पावर 1 बच गया, प्लस आइटा की 36 की बात करें 9 चौके 36, तो इसका मान कितना हो गया 1। तो सोल्व कर ले, यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस 1 प्लस आइटा प्लस 1, तो कितना हो गया ये हो गया, तो 1 प्लस आइटा। तो ये देखो हम सोचे कि नेवी एयरफोर्स से ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। देखो क्वेश्चन आने वो कुछ भी आ जाए, कई बार ऐसा पेपर सेट हो जाता है कि बहुत ईजी सेट होता है, कई बार ऐसे इन क्वेश्चनों पर हम ध्यान नहीं देते, ये जल्दबाजी में क्वेश्चन ये गलत भी होते हैं। तो ये शुरुआत है यहाँ से, ऐसे मान ले कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्वेश्चनों की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, आइटा की पावर। अब ये नहीं कि इस टाइप का दे दे, हाँ इस चीज़ को वो अदर क्वेश्चन में किसी रूप में भी डाल करके दे सकता है, ठीक है। तो ये हमने आइटा की पावर की बात करी। अब यहाँ पे आइटा पे एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट की ओर चर्चा कर लें। वो रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, वो रिजल्ट ये है, आइटा की लगातार 4 पूर्णांक घातों का योग, आइटा की लगातार 4 पूर्णांक घातों का योग क्या होता है, 0 होता है। इसको देखो थोड़ा सा लिख देते हैं एक बार। वो देखिए मैं इसको लिखूं, आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 2 प्लस आइटा की पावर n प्लस 3 हो गया। सोल्व करें, देखो इसको, आइटा की पावर n कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा भाई 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब हो गया। देखो आइटा की पावर, आगे देखो हमें आगे जा करके इस रिजल्ट को याद रखना सीधा सीधा। अभी इसको प्रूफ देख लें इसका, तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर का मान, अभी ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था -1, आइटा क्यूब का मान कितना था माइनस आइटा, तो ध्यान से देखो 1 से 1 गया कैंसिल, आइटा से आइटा गया, कितना आ गया भाई, रिजल्ट है 0। तो आइटा की लगातार 4 पूर्णांक घातों का योग कितना होता है, 0 होता है। ये हमने सीखा आइटा पे। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं की, क्योंकि हमारी जो 10th से जो समस्या छूटी थी उसी समस्या को हम आगे लेके आए और उसी समस्या को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। तो आइटा की हमने बात कर ली थी। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा वो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई सेट के रूप में लिखे हैं, सो सेट वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें कोई कैपिटल C से लिखता है, हम यहाँ से Z से लिखेंगे। Z को हम लिखेंगे जैसे x प्लस आइटा y फॉर्म में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये अक्स कौन है, ये जो अक्स है और ये जो y है, ये दोनों के दोनों आपके सामने रहेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या हैं दोनों के दोनों। अब मैं इसको आगे जाकर के सेट के रूप में डिफाइन कर दूंगा। और देखिए इनमें जो ये अक्स है इसका जो इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो y है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। z कौन है आपके सामने, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे x कौन है, रियल नंबर है, रियल पार्ट ऑफ z है, y कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, और दोनों के दोनों जो बोथ हैं वो x और y क्या रहेंगे आपके सामने, रियल नंबर रहेंगे। अब इसको अगर सेट के रूप में डिफाइन करूँ तो देखिए सेट के रूप में डिफाइन करें तो मैं ये कह दूँ हाँ इसके अंदर x प्लस आइटा y टर्म की वैल्यूज़ रहेंगी। और या मैं इसको ऐसे कर्मित युग्म के रूप में लिखूँ तो वो ऐसे लिखेंगे कि एक्स वाई टाइप की वैल्यू रहेंगी। वो किस रूप में डिफाइन है, एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म में डिफाइन है फॉर ऑल, जहाँ पे ये जो एक्स और वाई वो दोनों के दोनों क्या हैं, रियल नंबर। ठीक है। यहाँ पे तो आपने जब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपने जो सेट पढ़ा था, सेट में एक बात देखी थी, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये कौन सा आपके सामने रोस्टर रूप है। अगर इसको मैं आगे बोलूँ कि नियम रूप में लिखिए और या कर्मित युग्म के रूप में लिखिए तो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों कौन है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ ये कार्तीय रूप में लिखें, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कर्मित युग्म डिफाइन कर दिया। और आपको पता है कर्मित युग्म जो आपने कार्तीय गुणनफल होता है, जो समस्या की टॉपिक में आपने पढ़ा था, वहाँ पे जो कर्मित युग्म में वो जो कार्तीय गुणनफल होता है वहाँ पे हमने देखा था कि कार्तीय गुणनफल में जो कार्तीय गुणनफल अपने आप में एक सेट होगा और वो कर्मित युग्म को डिफाइन करेगा, और दोनों के दोनों क्या है वहाँ पे R से R। तो मैं इसको लिख दूँ Z = R² भी बोल सकता हूँ।
ठीक है। तो ये हमने किसको डिफाइन कर दिया, हमने इसको z को डिफाइन कर दिया कि z क्या है, z यहाँ पे x प्लस आइटा y फॉर्म में होगा, और यहाँ पे अक्स है वो अक्स और y दोनों के दोनों रियल होंगे, ये रियल पार्ट z होगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, और अगर इसको फॉर्म में इस फॉर्म में लिखें तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी और चर्चा कर लें। जैसे मैंने लिखा z बराबर 1 + 2 आइटा। अब मैं आपसे कह दूं क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान क्या है, सबसे पहली बात पहचान क्या है, देखो ये देखो, इसको पकड़ो आप आयोटा को, ये जो आपने एक सिंबल देख रखा है ना, ये इसको हम बोल रहे हैं आयोटा। अगर ये जहां भी दिख गया तो आप समझेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं z बराबर मान लो 5 आयोटा लिखें, तो आप सोचें सर इसमें ये पहले वाला पार्ट तो गायब है, कोई समस्या नहीं है, आयोटा तो है ना। अगर आयोटा साथ में, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और मैंने ऐसे लिखा z बराबर 2, तो आप बोले सर ये 2 तो ये तो रियल नंबर हो गया। मैं ऐसे बोलूँ कि ये रियल नंबर तो है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए ध्यान से, तो z बराबर 2, तो आप बोले सर इसमें तो आइटा वाला फॉर्म है, इसमें है ही नहीं। आइटा अगर साथ होता तो हाँ बोल सकते थे सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों भाई, z इसको मैं 2 + 0 आइटा लिख दूँ, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि देखो 0 से साथ मल्टीप्लाई होने में दिक्कत कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि देखो हमने समुच्चय वाले सेट में एक बात देखी थी कि हम बात कर रहे थे जैसे कौन किससे सुपर है, तो हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सबसे सुपर सेट सबका, क्योंकि रियल नंबर उसमें डिफाइन है, नेचुरल नंबर उसमें डिफाइन है, इंटीजर सारी की सारी उसके अंदर डिफाइन होती है। तो यहाँ पे हम बात करें, ठीक है। और अब देखो इसको दो, मैं यहाँ से एक चीज़ और लिख लूँ, यहाँ पे देखिए केवल और केवल कौन सी वैल्यू है, केवल और केवल आयोटा के साथ वाली वैल्यू है। तो इमेजिनरी पार्ट वाली जो हमने लिखा था IMZ लिखा था ना, इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे देखिए विदाउट आयोटा है, तो मैं इसको लिख दूँ, हिंदी में लिखें तो इसको लिखेंगे विशुद्ध वास्तविक, क्योंकि इसके अंदर काल्पनिक वाला पार्ट नहीं है, और इसको क्या लिखेंगे विशुद्ध प्योर, विशुद्ध काल्पनिक। ठीक है, चलो ये तो बात होगी कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसे, उसकी शक्ल कैसी होती है, उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब देखो एक छोटी सी एक बात और मैं बात कर लूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ, मैं आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे या एग्जाम में नेवी एयरफोर्स में कोई क्वेश्चन आ गया, वो ऐसे आ गया, वही 1 + 2 आइटा और 5 आइटा या 10 + 2 आइटा में बड़ा कौन है, तो आप बोले नहीं सर ये तो देखो 10 में 2 आइटा जुड़ रहा है, तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ये वैल्यू देखिए, हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी, हमने एक बात की थी, ये एक संख्या कैसी है कि इमेजिनरी है, काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, फिर आपके हिसाब से आपने बोला सर ये बड़ा हो सकता है, तो देखो क्या ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू है, देखिए इसका मतलब ये दोनों को मैं क्रॉस करूंगा ना, तो ये वैल्यू बड़ी है ना किसी से, ना ये वैल्यू छोटी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो छोटी छोटी बातों से ही आगे जाकर बड़ी बातें बनती हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखो, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, आगे हम बात करें, देखिए काल्पनिक संख्या में अगर मैं लिखूं जैसे x1 + आइटा 1 = x2 + आइटा y2, मैंने लिखा बीच में साइन =2 का साइन लिखा, तो आप बोलेंगे सर इमेजिनरी संख्या तो कौन किसके बराबर है। हाँ, मैंने अगर लिख दिया इसको बराबर, देखो वैसे बराबर नहीं हुए, लेकिन अगर मैंने इसको बराबर लिख दिया तो ध्यान रखें दोनों संख्याएं बराबर तभी होंगी जब इनका दोनों के दोनों जो रियल पार्ट हैं वो दोनों बराबर हैं, और दोनों की दोनों इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों बराबर। यहाँ से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने लिखा जैसे कोई x + 2 आइटा बराबर मैंने लिख दिया 5 + y आइटा लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूँ x और y की वैल्यू, देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल भी है ये, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं अपन। अब मैं बोलूँ चलो x और y की वैल्यू बताओ, तो अभी हमने देखा था अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो ये वैल्यूज़ बराबर कब होंगी, जब दोनों के रियल पार्ट अलग बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट, ध्यान रखें मैंने वो एक वर्ड बोल रहा हूँ बार बार, पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं रियल नंबर ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट बोल रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, अगर तुलना करें तो x बराबर 5 आ गया और y बराबर कितना आ गया 2 आ गया, कोई दिक्कत, तो आराम से ये सॉल्यूशन हो गया इसका। चलो ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर हम इसकी कुछ गुणधर्म की बात कर लें। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना घटाना, ये आप नॉर्मली वे हिसाब से, क्योंकि नेवी एयरफोर्स की में आप पढ़ाई करने हैं तो ये चीज़ों का आपको नॉलेज होगा, फिर भी इनके आगे जाकर कोई क्वेश्चन बनेंगे तो एक मैं
छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ फिर भी। जैसे मैंने लिखा Z1 बराबर लिखा 2 प्लस 5 आइटा लिख दिया, Z2 बराबर लिख दिया 10 माइनस लिख दिया 2 आइटा लिख दिया। मैं कह रहा हूँ कि Z1 प्लस Z2 जोड़ो, दोनों को जोड़ दो। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना घटाना, जोड़ने और घटाने में देखो मैं बोला जोड़ना और घटाना, जोड़ने और घटाने में ध्यान रखें ये दो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ोगे तो उनके वास्तविक पार्ट है वो अलग जुड़ेंगे और काल्पनिक पार्ट अलग जुड़ेंगे। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा भाई, जोड़ो इनको, ये तो 12 हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस है, ये 5 है, कितना हो गया भाई +3 आइटा। और यहाँ से मैं माइनस करता तो ये जो मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ कंडीशन ये की ये लगेगी। तो हमने जोड़ और बाकी की हमने चर्चा कर ली थी। देखिए बेसिक चीज़ें, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि देखो कई बच्चे ये, क्योंकि हो सकता है उनको ये बात उन्होंने नहीं पढ़ी हो, हाँ कई बच्चों को अनुभव होगा उन्होंने पढ़ी हो तो उनके लिए ये चीज़ें, लेकिन फिर भी उनको ध्यान देना है कि ये चीज़ें भी होती हैं कि जोड़ कैसे करते हैं, बाकी करते हैं गुणा। अब देखो थोड़ा हम गुणा की हम बात कर लें कि Z1 और इंटू Z2 गुणा नॉर्मली कैसे करें। देखो अगर वैल्यू हम ले लें जैसे x1 प्लस आइटा y1 और x2 प्लस आइटा y2, आगे जाकर इस टॉपिक को हम थोड़ा सा और खींचेंगे बाद में, इसका जो पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप है उस रूप में भी बात करेंगे, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा आते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बार इसको देख लें, गुणा करेंगे तो देखिए अब वहाँ पे जोड़ में और बाकी में क्या हो रहा था, जोड़ और बाकी में आपने एक बात नोटिस की कि वास्तविक भाग अलग जुड़ेंगे और काल्पनिक भाग अलग जुड़ेंगे घटेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी आपस में। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू x2, कोई दिक्कत आराम से। देखिए आइटा वाला जो पोर्शन है x1 y2 हो गया प्लस आइटा x2 y1 हो गया। और यहाँ से देखिए आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब देखिए गुणा तो हो गया, लेकिन गुणा के बाद अब बचा क्या, जोड़ और बाकी। आ जाओ यहाँ पर, जोड़ और बाकी में हमने क्या देखा था, वास्तविक पार्ट को अलग जोड़ना है घटाना है और काल्पनिक भाग को अलग जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें वास्तविक पार्ट को कैसे पहचाने और काल्पनिक पार्ट को कैसे पहचाने। देखो मैंने एक बात पहले से नोटिस करवाई थी आपको, आयोटा। देखिए आयोटा जिसके साथ है वो पार्ट कौन सा है, वो पार्ट है काल्पनिक। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा वो पार्ट रियल है, ऐसे नहीं, वो पार्ट काल्पनिक क्योंकि इनके साथ आयोटा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया, x1 x2 माइनस y1 है, y2 हो गया प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 ये y1, ये नॉर्मली मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे थोड़ा सा, वो देखिए क्या है। क्योंकि जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि समूचे रूप में डिफाइन किया था कि दोनों के दोनों जो पार्ट हैं x और y दोनों क्या हैं, रियल हैं। और मैंने आगे जाकर के इसको क्या लिखा था, क्रमित युग्म के रूप में लिखा था। क्रमित युग्म का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि बात कॉम्प्लेक्स नंबर की हो रही है, पॉइंट की भी बात हो रही है, और अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात हो रही है, 2 पॉइंटों की बात हो रही है, तो 2D के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम इसको क्या बोलते थे, एक्स डैश बोलते थे। और यहाँ पे अभी मैं 2D की बात कर रहा हूँ, जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। भाई सर ये 1 2 हो गया, ये 3 2 हो गया, जो भी पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट किसको करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ये जो हमने एक आपके सामने जो भी डायग्राम बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तल बनाया, उसको हम बोलेंगे अर्जेंट तल। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो निर्देश तल जो काम आता है उसको बोलते हैं अर्जेंट तल बोलते हैं, कई इसको सम्मिश्र तल बोलते हैं। आराम से इसमें रिप्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया था तो एक चीज़ नोटिस करवाई थी कि वो क्रमित युग्म के रूप में लिखें। कहने का मतलब हर कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत एक बिंदु होगा और दोनों उस बिंदु के जो दोनों के दोनों पार्ट क्या होंगे, रियल होंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, z बराबर जैसे 1 2 लिखा हुआ ले लेते हैं, 1 प्लस 2 आइटा, तो इसको बिंदु रूप में लिखें तो क्या लिखें, 1 2 हो गया। इस बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, सम्मिश्र तल में, तो ये आपके सामने अर्जेंट तल है। अब इसमें देखिए वहाँ पे x एक्सिस डैश बोल रहे थे और ये y डैश, तो यहाँ पे ये जो है x एक्सिस डैश वो कौन सी है, वो इसकी होगी वास्तविक रेखा होगी। क्यों होगी उसकी बात हम करेंगे, वास्तविक रेखा होगी। और ये होगी इसकी काल्पनिक रेखा। वास्तविक और काल्पनिक रेखा क्यों बोलते हैं, देखिए इसकी, क्योंकि देखिए अगर मैं 1 2 की हम बात करें तो 1 को यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये दूरी होगी, ये लेंथ होगी, और 2 की बात करें तो ये लेंथ होगी। तो 2 किस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, y पे, और 2 इसका पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी वाला पार्ट है ना, इसीलिए तो ये जो y डैश है ये बोलते हैं इसको इमेजिनरी, जो काल्पनिक रेखा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक रेखा। तो यहाँ से इस टॉपिक को हमने इसलिए लिया कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या के संगत एक बिंदु होगा और उस बिंदु को हमें एक तल में रिप्रेजेंट करेंगे, उस तल को बोलेंगे अर्जेंट तल, सम्मिश्र तल। और यहाँ पे जो अक्ष डैश होंगे और y डैश होंगी, इसको बोलते हैं वास्तविक रेखा, इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा। चलो ठीक है, ये बातें हो गई।
अब मैंने इस तल की बात इसलिए की क्योंकि अब जो अपने जो टॉपिक चलने वाले हैं वो इसी के आगे चलने वाले हैं, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक है इसके अंदर मापांक, मॉडुलस, मापांक, ठीक है। मापांक क्या होगा, जैसे किसी ने कह दिया भाई z बराबर x प्लस आइटा y है, चलो मैं समिश्र तल की हम बात कर लें। समिश्र तल में इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन, क्योंकि प्रत्येक समिश्र संख्या के संगत एक बिंदु होगा, उस बिंदु को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे समिश्र तल में। तो यहाँ पे ये हो गया z और इसको मैंने लिख दिया x y फॉर्म में लिख दिया। अब हम मापांक की बात करें, देखिए मापांक क्या होगा। मापांक वास्तव में, क्योंकि हम पहले मापांक के बारे में पढ़ भी चुके हैं, मापांक क्या होता है, लेंथ की बात। तो अगर इस z की मूल बिंदु से अगर दूरी हम निकालें, यही क्या है, मापांक। अगर इस समिश्र संख्या की अगर मूल बिंदु, आपके मूल बिंदु इसको o से रिप्रेजेंट कर दो, मूल बिंदु से अगर इस z की अगर लेंथ की बात करें, यही क्या है, मापांक, मापांक z। तो देखो लेंथ, दूरी सूत्र लगा दो। अगर ये यहाँ पे मूल बिंदु अगर उसको o से रिप्रेजेंट करें तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 0। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। दूरी लगाओ सूत्र, क्या कितना हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया मापांक z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो मापांक z का मतलब क्या हो गया, मापांक z का मतलब किसी समिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करने वाले बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके सामने ये हो गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ले लें एग्जाम्पल ले लें कि z बराबर 2 प्लस 5 आइटा हो गया। अगला कहते हैं इसका मापांक निकालिए, मोड निकालिए। मोड z कितना हो गया, देखिए वास्तविक भाग का होल स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ, फॉर्मूला कई बुकों में आपको ये लिखा मिलेगा, REZ का होल स्क्वायर प्लस IMZ का होल स्क्वायर। तो हो सकता है कई बच्चे इसको देख के कन्फ्यूज हो जाएं। तो यहाँ से देखो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, मतलब समझिए x कौन है यहाँ पे, इसका रियल पार्ट है, y कौन है, इसका इमेजिनरी पार्ट है, स्क्वायर का अंडर रूट, ये कौन हो गया, इसका मापांक, ठीक है। तो यहाँ पे मापांक निकालिए, वास्तविक भाग का होल स्क्वायर 4, काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर। ध्यान रखें, अब कहीं इसका रूट करते समय, ये मापांक करते समय काल्पनिक भाग की हम बात करें तो आइटा को आपको नहीं लेना। तो यहाँ पे करें कितना हो जाएगा, ये 25, ओके। अगर इसको आइटा को शामिल करते दिक्कत कहाँ हो गई, दिक्कत हो जाएगी, देखिए आइटा स्क्वायर करेंगे, आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। और ये देखो लेंथ, वापस वही समस्या, वापस कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाओगे। और आपको पता है क्या दूरी काल्पनिक होगी, नहीं, दूरी यहाँ पे ये यहाँ से ये जो दूरी है वो तो फिक्स है, ये जो दूरी है वो तो आनी है। अब मैं इसको कहूँ कि ये काल्पनिक नहीं, हमने काल्पनिक संख्या को, इमेजिनरी इस संख्या को हमने एक तल में रिप्रेजेंट कर दिया। और तल में देखिए रिप्रेजेंट करते समय इस बिंदु के रूप में डिफाइन किया, और बिंदु से आराम से मूल बिंदु से लेंथ निकल के आ जाएगी। तो जब आप मोड ले रहे हो, मोड लेते समय रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर आपको लेना है। तो ये बात होगी मोड की। तो देखिए हमने बात की थी मोड की, मोड z। तो मोड z में वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर। भाग की हम बात करें तो हम रुके थे यहाँ पे, तो आइटा का हमें आइटा को नहीं लेना है, उसके भाग को लेना, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो कर रहे थे कितना होता है, मोड z बराबर ये कितना हो गया, 4 प्लस 25 कितना हो गया, रूट 29 हो गया, ठीक है। चलो इसकी 2-4 इंक्लूटी जो है समीका बोलते हैं, क्योंकि वो जनरली काम आती है, वो लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। वो क्या है, समीका जो त्रिभुजी इंक्लूटी बोलते हैं इनको। जैसे अपने पास हो गया पहला कि z1, अगर z1 z2 z3 तीन समिश्र संख्याएं अगर एक त्रिभुज के शीर्ष हों, ठीक है, तो उनको डिफाइन करें, मान लो या 3 भुजाओं के रूप में डिफाइन करें। तो यहाँ पे देखिए z1 और z2 ये तीसरी भुजा होगी। तो इसकी जो वैल्यूज है वो देखिए, लेस देन इक्वल टू मैं कहता हूँ z1 प्लस z2। देखो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, वो क्या है, डिफाइन अलग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये पहली भुजा का मापांक हो गया, जो भी लेंथ निकल के आई z1, ऐसे मान लो मैं z1 z2 z3 एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ऐसे मान लो। और पहली भुजा का मापांक मतलब पहली भुजा की लेंथ होगी, दूसरी भुजा की लेंथ, किन्हीं 2 भुजाओं का योग, तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा होगी उससे ज़्यादा होता है। ये पहली इंक्लूटी होगी त्रिभुज की। यहाँ से हम बात करें कि z1 प्लस z2 ये दूसरी भुजा, ये ठीक है, और ये इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2। देखो यहाँ पे 2 भुजाओं का अंतर
दो भुजाओं का अंतर, योग का अंतर, यहाँ पे अंतर, और ये तीसरी भुजा ये ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पे योग हो रहा था दो भुजाओं का, ये यहाँ पे अंतर हो गया, ठीक है। तीसरी इंक्लूटिव वो ये देखिए Z1 माइनस Z2, यहाँ पे इसको माइनस मत समझिए, यहाँ पे इसको समझिए तीसरी भुजा है, तो यहाँ पे तीसरी भुजा है, देखो ये लेस देन होगी Z1 प्लस, यहाँ पे हम बात करें, और अंतर देखो यहाँ पे एक बात करें लेंथ है, लेंथ की बात करें तो इसको मोड के रूप में डिफाइन कर दें आगे, क्योंकि अगर वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो मापांक के रूप में, ठीक है। ये हो गया Z1 प्लस Z2, देखिए किन्हीं दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है, उससे ये वैल्यू बड़ी आएगी। और चौथी जो इंक्लूटिव है, जनरली इंक्लूटिव हो सकता है कोई क्वेश्चन में बन के आ जाए, तो आप इनको याद रखें। ये हो गया Z1 माइनस Z2, यहाँ से हो गया ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2, ठीक है। और ये देखिए लेंथ है, तो हम इसको मापांक के रूप में डिफाइन करें। ये चार इंक्लूटिव हैं जो इस पे डिपेंड थी मोड पे, तो आप इनको जनरली याद रखें। अपने को एग्जाम में कोई प्रूफ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रूफ आता नहीं अपने को, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो इनको ध्यान रखिए, ठीक है। तो अपना जो अगला जो टॉपिक है मापांक के आगे थोड़ा सा हम चले, तो यहाँ पे आती है संयुग्मी संख्या, संयुग्मी समिश्र संख्या। संयुग्मी देखिए, जैसे z बराबर आपके पास x प्लस आइटा y आ गई, z बराबर x प्लस आइटा y आ गए। यहाँ पे अगर हम z, यहाँ पे इसका संयुग्मी हम बात करें तो देखो संयुग्मी को डिफाइन करते हैं z बार से, और z बार अपने को लिखना है x माइनस आइटा y। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, जब भी किसी समिश्र संख्या की संयुग्मी की हम बात करें, बार हम जब लगाएंगे तो जो इसका जो काल्पनिक जो भाग है उसका हमें चिन्ह चेंज करना, जैसे आइटा तो इसको माइनस आइटा, माइनस आइटा इसको क्या करना अपने को प्लस आइटा। देखो आप मैंने लिखा जैसे z बराबर मान लो लिख दिया 2 लिख दिया, z बराबर क्या लिख दिया 2। अब क्या अगर अगला बोल दे z बार करो तो z बार कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। z बराबर क्या कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी एक बात बताई कि बार करते समय जो काल्पनिक जो पार्ट है उसका हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। देखो z बराबर कितना है 2 है, तो z बार बराबर कितना है यहाँ पे 2। और यहाँ से मैं एक एसएमई का एक अपने को एक प्रॉपर्टी में लिखवा देता हूँ, वो क्या, देखो अगर z इक्वल टू z बार हो, ये क्वेश्चन देखो इस टाइप के क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन में बन के आते हैं, ठीक है। z इक्वल टू z बार, ये क्वेश्चन आ गया, मान लो नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन आ गया, z इक्वल टू z बार है, तो आपके ऑप्शन आ गए कि z है, तो z है, z है, यहाँ पे लिख दिया z। आप बोलेंगे सर z तो काल्पनिक नहीं, अगर z इक्वल टू z बार अगले दे दिया तो z है, z काल्पनिक वास्तविक समिश्र, यहाँ पे कह दिया विशुद्ध काल्पनिक विशुद्ध वास्तविक। तो ध्यान दे यहाँ पे z इक्वल टू 2 था, z बार बराबर 2 है, तो z यहाँ पे 2 क्या आएगी, शुद्ध वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे एक पहली एक आपके सामने एक प्रूफ आ गया कि z इक्वल टू z बार, तो डेफिनेट z एक विशुद्ध वास्तविक वास्तविक संख्या है, ठीक है। z अगर बोल रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख दें विशुद्ध समिश्र संख्या बोल दें, या विशुद्ध वास्तविक संख्या भी कोई दिक्कत नहीं। z अगर बोल दें z एक समिश्र संख्या है तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा जो बोलेगा विशुद्ध समिश्र संख्या, ठीक है। तो ये पहले हो गए। यहाँ पे देखो अगर इसको अगर अर्जेंट तल में अपन डिफाइन करें तो देखिए ये z आपके सामने, ये आपके सामने मूल बिंदु से इसकी लेंथ की हम बात करें z अक्स वाई हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि z बार क्या, देखो मैं यहाँ से वास्तविक अक्ष से ये एंगल ले रहा हूँ थीटा, आगे जाकर थीटा की भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं z बार की हम बात करें, देखो इस रूप में अगर ले रहा हूँ तो यहाँ पे z बार कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया माइनस थीटा। तो z अगर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला पार्ट कौन हो रहा है, माइनस, और ये y वाला हो रहा है ना जो काल्पनिक वाला, तो यहाँ पे कितना x माइनस वाई। तो z अगर यहाँ पे ये है तो z बार किस रूप में रिप्रेजेंट होगा, ये z बार है x माइनस आइटा y अर्जेंट तल में, ठीक है। यहाँ पे थीटा, थीटा यहाँ पे वास्तविक भाग, जो वास्तविक जो रेखा है या वास्तविक जो इसके जो पार्ट है उसके साथ जो बनाया गया जो क्या है कोण है, z के साथ बनाया गया कोण है, ठीक है। अब इसकी जो कंजुगेट की, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेट पे जो डिपेंड, हाँ, तो z इक्वल टू z, ये अपने z बार की बात करें तो एक इंक्लूटिव की हम बात करें, वो इंपॉर्टेंट इंक्लूटिव है, इस पे डिपेंडेंट। देखिए इंक्लूटिव और गुणधर्म की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म मैं आपको लिखाऊंगा, ध्यान दें इन पे। देखिए गुणधर्म क्या है, पहला तो हो गया कि z इक्वल टू z बार हो तो z क्या है, एक विशुद्ध, अभी बात करिए हमने विशुद्ध वास्तविक समिश्र संख्या बोल दें पहले, ठीक है। दूसरी देखिए z बार इक्वल टू z मापांक स्क्वायर होता है। देखिए इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बनता है कि आपके सामने कोई z दे दे,
इसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं और ये वैल्यू भी डिफाइन हो जाएगी। देखिए z दे दे, अगला कहते हैं z इनवर्स निकालिए, z का प्रतिलोम निकालिए। क्वेश्चन बना रहा हूँ z का पर इनवर्स निकालिए, तो देखो z इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/z लिखूंगा। z की मैं वैल्यू ले लेता हूँ, z बराबर यहाँ पे हो गया x प्लस आइटा वाई हो गया। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखूँ x प्लस आइटा वाई। और आपके सामने कोई भी समिश्र संख्या है तो ध्यान दें, समिश्र संख्या में बट्टे के अंदर आपको आइटा वाला पार्ट नहीं छोड़ना है। पहले कहते कोई z बराबर को वैल्यू दे दे और कहते इसकी मान लो जो इसको डिफाइन करके जो वैल्यू आती है उसको लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बट्टे में जो आइटा वाला पार्ट हमें को नहीं छोड़ना है, तो क्या करें, आइटा वाले पार्ट को हटाएं। तो क्या करें, इसका संयुग्मी ले लें, संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस आइटा वाई, और ये कितना आ गया x माइनस आइटा वाई हो गया। देखिए ऊपर तो आ गया x माइनस आइटा वाई हो गया, और ये देखिए बट्टे में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। मैं क्या इसको ये लिख दूं क्या, ये क्या है देखो z बार है और ये क्या है z का मापांक स्क्वायर ही, तो देखिए मापांक क्या था, मापांक देखो वापस देखिए मापांक क्या था, मापांक ये था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मापांक का स्क्वायर ले लें, मापांक का स्क्वायर ले लें तो ये तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो आ गया, ये किसके बराबर चल रहा था, z इनवर्स के चल रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए z इनवर्स बराबर कितना आ गया, z बार बटा z का मापांक का स्क्वायर आ गया आपके सामने, ठीक है। तो इसको देखिए z का मापांक का स्क्वायर, या इसको थोड़ा सा मैं और लिख देता हूँ एक बार। देखिए इसको ऐसे लिखूँ, ये 1/z हो गया, 1/z बराबर z बार और बटा z मापांक का स्क्वायर आ गया। इसको सोल्व करें, देखिए z का मापांक का स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई, z बार आ गया, ठीक है। तो ये जो मैंने इंक्लूड लिखी, देखिए नेवी एयर फोर्स के अंदर आपको कोई प्रूफ कोई नहीं पूछता। मैंने ये प्रूफ इसलिए बताया क्योंकि देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे थे। एक तो ये बन रहा था कि z बार बराबर कितना होता है, z का मापांक स्क्वायर। दूसरी बात ये थी कि z का प्रतिलोम इनवर्स निकालिए, और इनवर्स निकालते समय हमें एक फ़ायदा हुआ, एक तो इनवर्स निकल गया और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, अपना जो हमने इंक्लूटी निकाली थी वो इंक्लूटी आपके सामने आगे z बार बराबर z के मापांक का। इसको आपको एक डायरेक्ट याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करें, देखिए और इसको लिखें। तीसरा हम लिखें कि जैसे मैंने लिखा z1 प्लस z2, अगर इसका कंजुगेट निकाल दें तो कंजुगेट कितना आ जाएगा, देखिए z1 का बार प्लस z2 का बार। ऐसे ये माइनस के लिए डिफाइन करें z1 प्लस ये माइनस के लिए z1 माइनस z2 का बार कितना आ जाएगा, z1 का बार माइनस z2 का बार आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं z1 z2 बार कहते z1 बार और z2 बार आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि z1 बट्टा z2 का होल बार आ गया तो ये आ गया z1 बार बट्टा z2 बार, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए लिखवाई जाती हैं कि आपके क्वेश्चनों के अंदर ये चीज़ें आती हैं। देखो इनमें मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट तो एक तो ये हो गया कि हमने z के बारे में ये क्वेश्चन लगा, मुझे तो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन बना दे अगला, ठीक है। दूसरा देखिए ये दो इंक्लूटिव बहुत ही बेस्ट है, आप इनको ध्यान रखें। ये तो बात हो गई संयुग्मी समिश्र संख्या की, हमने चर्चा कर ली, कंजुगेट की हमने बात कर ली। अब आ जाए थोड़ा सा जो अपना जो हो गया एम्पलीट्यूड को बोलें कोणांक, हिंदी में बोलते हैं कोणांक। आप देखिए कोणांक की हम बात करें और इसमें देखो दो चीज़ें, एक तो कोई एम्पलीट्यूड बोलता है इसको एम्पलीट्यूड, और कई इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि कई जगह AMP लिखा हुआ था, कई जगह ARG लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये AMP भी कौन है, कोणांक है, और ARG भी क्या है, कोणांक है। तो मैं यहाँ पर ARG मतलब आर्ग्यूमेंट काम में लूँगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये वहाँ पे तो एम्पलीट्यूड था, आप तो ARG, तो दोनों चीज़ें हैं कि हिंदी में बोलें तो कोणांक, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड में से कोई एक लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात करें कोणांक की, बात करें। देखिए कोणांक को थोड़ा सा हम आ जाएं इसके धुरी रूप पे आ जाएं। देखिए पहले थोड़ा सा धुरी रूप समझा देता हूँ, और धुरी रूप को समझाने के बाद में जस्ट हम कोणांक की बात, क्योंकि धुरी रूप में थीटा यूज होगा, कोणांक यूज होगा। तो देखिए z बराबर अगर मैं लिखूँ x प्लस आइटा वाई, और अगला कह दे इसका धुरी रूप पोलर रूप बताइए, ये दोनों टॉपिक जुड़े हुए हैं। देखिए पोलर रूप, देखिए पोलर रूप क्या होगा, मैं इसको अर्जेंट तल में डिफाइन करूँ। देखिए ध्यान से, ये z हो गया, x y हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से देखिए वास्तविक जो रेखा है और ये काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा के साथ जो थीटा एंगल। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक एंगल मैंने थीटा लिखा, एक तो होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे बताइए
ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको थीटा प्लस क्यों लिया जाता है, और मैं अगर इसको क्लॉकवाइज लेता तो इसको माइनस थीटा। देखो इसके पीछे कोई जनरल कोई थ्योरी नहीं है, मैं इसको ऐसे समझा दूं। देखो ऐसा थम्सअप करते हैं, थम्सअप का मतलब पॉजिटिव, ये ऊपर की साइड है, और अगर ये डाउन हम ये चिन्ह की बात करें तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इसका मतलब ये हो गया अगला डाउन की बात कर रहा है। तो जब ये ऊपर की हम बात करें तो ये प्लस पॉजिटिव का साइन है, नहीं है। वैसे मैं ये इसके पीछे ये कोई थ्योरी नहीं कि ऐसा ही किसने बनाया, मैं ये मेरी बात बता रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने इस सोचा होगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज में प्लस लिया जाता है, वैसे एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लिया जाता है। आप इसको इतना सा ध्यान रखें, एंटी क्लॉकवाइज में आपको ये लेना है और क्लॉकवाइज में आपको ये लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये हो गया थीटा। तो ये थीटा, ठीक है। और ये थीटा ही कौन है यहाँ पर, कोणांक, मतलब किसी समिश्र संख्या को रिप्रेजेंट करने वाली जो मान लो ये जो OZ है का वास्तविक रेखा के साथ बनाया गया जो कोण है उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, कोणांक, थीटा, ठीक है। कोण है थीटा यहाँ पर, और कोणांक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे बात करें यहाँ पे ये थीटा। तो दूरी रूप की हम बात कर रहे थे, तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये लेंथ हो गई z मापांक z, और मापांक z को मैं लिख रहा हूँ r से, और यहाँ से इसको रिप्रेजेंट, ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, और ये कितना हो गया भाई r sin थीटा। ये तो आपको आना चाहिए, 10वीं क्लास आप करके आए, तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। r cos थीटा, ये क्या है r sin थीटा। यहाँ पे डिफाइन करें कितना जाएगा भाई, r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, हो गया। तो यहाँ से देखो एक तो धुरी रूप का काम हो गया। अब हम कोणांक पे चले जाते हैं। धुरी रूप देखिए z बराबर x प्लस आइटा y है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। यहाँ पे r कौन है, यहाँ पे r है मूल बिंदु से इस z की दूरी, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे कोणांक। और देखिए ये धुरी रूप ये छोटा सा इस रूप में था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार बना सकता है अगर कोई छोटा सा क्वेश्चन दे दे। हम बात कर रहे थे कोणांक की, तो देखिए कोणांक यहाँ पर क्या होगा, ये ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, वो क्या, देखिए जो कोणांक का वो मान है, वो मुख्य मान, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे, वो होता है -π से π के बीच में। कोई ये आपसे ये कह दे कि क्या कोणांक जो है क्या वो निर्धारित होता है, क्या हर वैल्यू का कोणांक निकलता है, तो हम बोलेंगे नहीं, कोणांक मतलब कोणांक कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर कोणांक किसी वैल्यू का कोणांक थीटा है तो 2nπ प्लस माइनस थीटा भी उस वैल्यू का क्या होगा, कोणांक होगा। इसका मतलब जो कोणांक है वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर कोणांक थीटा है तो 2nπ प्लस माइनस पाई भी इसका कोणांक डिफाइन होगा। इसीलिए मैंने एक बात लिखी है कि कोणांक जो होता है प्रिंसिपल, हमें यहाँ पे जो अध्ययन करना है वो किसका करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का अध्ययन करना है। एक बात नोट कर लें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही हमें अध्ययन करना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, -π से π के बीच में आएगा, ठीक है। और हम कोणांक निकालेंगे कैसे, देखिए अगर z इसका जो फॉर्मूला वो देखें, z बराबर x प्लस आइटा y है, तो यहाँ पे जो कोणांक थीटा है वो कैसे निकलेगा, कोणांक थीटा को आपको इस रूप में निकालना, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसी रूप में आपको एक कोणांक को डिफाइन करना है, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x के रूप में। याद रखें कोणांक निकालते समय आपको हमेशा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। आगे की जो बात है कि इस तरह से वो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया, उसकी बात हम कर लेते हैं, लेकिन आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। चलो ठीक है, फिर अगर अलग क्वाड्रेंट की कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई तो उसका कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ के अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई समिश्र संख्या आ गई तो उसका कोणांक हमेशा थीटा होगा। थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। सेकंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, अगर ये थीटा है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा है, और इसे करेंगे क्लॉकवाइज, देखिए कितना हो जाएगा, -θ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर ये एंगल, मैं इसको एंगल के रूप में थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ, ये थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे कितना आ जाएगा, इधर वाला ये -θ आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो ये थीटा, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ तो बताइए कोणांक कितना होगा, अगर इसको भी थीटा मानने पड़े तो ये कितना बच जाएगा भाई, ये π-θ। और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये माइनस साइन यहाँ लग जाएगा, कितना आ जाएगा, ये थीटा माइनस π। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों साइन पॉजिटिव आते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप की हो, z बराबर 2 + 3 आइटा टाइप की हो, तो कॉम्प्लेक्स इसका थीटा निकालते समय देखिए सीधा सा है, y कौन है, इसका इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पे x कौन है, इसका वास्तविक भाग है ना इसका। तो देखिए दोनों के दोनों प्लस हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में इसका एंगल आएगा, जो कोणांक आएगा वो कितना आएगा,
थीटा आएगा। और अगर सेकंड में देखें कौन सा, ये अक्ष नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो इसमें जो कोणा कितना आएगा भाई पाई माइनस थीटा। इसमें देखिए कितना माइनस माइनस दोनों नेगेटिव, तो इसमें हम लिखें कोणा थीटा माइनस पाई, और इसमें हो गया माइनस का थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये फॉर्मूला और यहाँ से ये चीज़ें कि कौन सी क्वाड्रेंट में कोई संख्या है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा दूँ। देखिए जैसे आपके सामने आ गया z बराबर 1 प्लस रूट 3 आइटा आ गया। ठीक है, चलो कोणांक निकालें। थीटा बराबर टेन इनवर्स, मैंने कहा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ निकालना, वाई अपॉन एक्स कितना आ गया रूट 3 बटाए कितना आ गया रूट 3 कितना है पाई बाई 6 प्लस ये अपना पाई बाई 3 हो गया, 60 पे हो गया ना, तो 60 पे कितना आ गया भाई पाई बाई 3 हो गया। अगर ये पाई बाई 3 है, चलो इस संख्या को मैं चेंज कर दूं, ये हो गया अक्स को नेगेटिव कर दूं प्लस रूट 3 आयोटा। तो देखिए कोणांक को निकालने का तो ये फॉर्मूला है, यहाँ तक तो सेम हो रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव, अक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो यहाँ पे कोणांक कितना हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूँ जेड बराबर -1 माइनस रूट 3 आयोटा। चलो देखिए यहाँ तक तो सेम अध्ययन हो गया। अब ध्यान दें दोनों के दोनों नेगेटिव, देखो किधर है, इधर थी ना, दोनों के दोनों नेगेटिव, तो कोणा कितना आ जाएगा थीटा माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई, यहाँ से हो जाएगा। और मैं इसी को ये लिख दूँ z बराबर एक्स पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो देखिए कोणा कितना आ जाएगा आपका माइनस थीटा। तो यहाँ से ये कोणांक के बारे में हमने बात कर ली। कोणांक होता क्या है, कोणांक को किस रूप में लिखते हैं, कोणांक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद में आपको क्वाड्रेंट डिफाइन करते हुए आगे चलना है। ठीक है, अब देखिए कोणांक पे कुछ गुणधर्म है वो आपको याद रखने हैं। वो क्या है देखिए, मैं डायरेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ डायरेक्ट इनको। वो देखिए पहली चीज़ मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ। पहली देखिए गुणधर्म में, देखिए गुणधर्म में पहली बात तो अभी हमने बात की कोणांक निकालने समय थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये कौन है, थीटा कौन है, अभी मैंने बताया था एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिख दें या आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख दें, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, दूसरा देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ, अगर मैं लिखूं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार की वैल्यू हमेशा आपको याद रखना है माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ही रहेगी। गुणधर्म में प्रूफ करना चाहें तो आराम से प्रूफ हो जाता है, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। तीसरी वैल्यू देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, अगर माइनस जेड लगा तो ये आ जाएगा आपके सामने पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको ऐसे लिख दें एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड बराबर जेड, तो माइनस पाई। ठीक है, या इस चीज़ को थोड़ा सा मैं और लिखूँ, ये प्लस माइनस पाई की फॉर्म में वो होता है। कैसे होता है, इसमें जो वैल्यू है ना थीटा वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो इसकी जो वैल्यू प्लस पाई आएगी। माइनस पाई कैसे आएगी, अगर माइनस पाई से लेकर के थीटा की वैल्यू 0 के बीच में। ठीक है, इसकी वैल्यू आप देखो ये इंक्लूड अलग से बन गई, एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड बराबर पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ, अगला कह दे Z1 इंटू Z2, इसका एम्पलीट्यूड निकालिए। या तो हम ये करेंगे कि दोनों को गुणा करें और गुणा करके एम्पलीट्यूड निकाले, जो सम्मिश्र संख्या बनती है। या देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको एक लॉग की कंडीशन याद होगी। मैं आपसे कह दूं कि लॉग mn की वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर log mn की वैल्यू तो वो होती है log m प्लस log n होती है। बेस जो भी है वो आगे की बात है। यहाँ देखिए तो एम्पलीट्यूड, मैं ये जो मैंने फॉर्मूला जो लिखा वो इसलिए लिखा है कि एम्पलीट्यूड आपको याद रखवाने के लिए, कि आपको ये याद कैसे रहे। अगर आपको log वाली कंडीशन याद है तो आराम से एम्पलीट्यूड वाली याद रह जाएगी। देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 देखिए कैसा है, इसका फॉर्मूला log में क्या करते थे, गुणा में लिखते थे, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। तो ठीक है सर, अगर ये ऐसे होता है तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको लिख दूँ एम्पलीट्यूड, ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कोई सम्मिश्र संख्या गुणा के रूप में लिख दी जाती है और फिर कहता है एम्पलीट्यूड निकालिए। देखो कम टाइम में निकालना है तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और याद कैसे रखनी है, अगर आपको log याद है तो ये भी याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ Z1 बटा Z2, log में याद कीजिए, log में क्या होता था, log m बटा n क्या होता था,
क्या लिखते थे इसको, log m माइनस log n लिखते थे, नहीं लिखते थे, लिखते थे। यहाँ भी देख लीजिए, इसको क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ हो गई, एम्पलीट्यूड ऑफ Z बार ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड, और कुछ अगर कुछ रह गई हो तो वो क्वेश्चनों में जब क्वेश्चन इनके लेंगे उन क्वेश्चनों में चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में जो बेस्ट चीज़ और बचती है वो देखिए, वो क्या बचती है, जो कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो क्या है वो देखिए, और वो चीज़ है किसी समिश्र संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल, समिश्र संख्या का वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल। जैसे कोई समिश्र संख्या का लेन दे दी z बराबर x प्लस आइटा वाई, यहां से डेफिनेट कोई क्वेश्चन आता है समिश्र संख्या के अंदर। ऐसे मैं बोलूँगा कि समिश्र संख्या में अगर बेस्ट टॉपिक कौन सा है, तो समिश्र संख्या में बेस्ट टॉपिक जो है वो एक तो आपका रह गया कोणांक, और दूसरा टॉपिक कौन सा रह गया, वर्गमूल का। तो देखिए अब वापस मैं उसी चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए प्रूफ कोई नहीं पूछेगा आपसे, प्रूफ की हम बात करें, प्रूफ भी कर लें, लेकिन आपको प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ सामने क्वेश्चन, आप देखो प्रूफ करके करोगे तो एक, आप जितना टाइम मिलेगा उस टाइम में आपको एक ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बात करें रूट z, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल के लिए देखिए, वर्गमूल के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ प्लस माइनस। अब प्रूफ की अगर आपकी इच्छा हो तो प्रूफ हम समझा भी देंगे, प्रूफ में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना वो क्या है, याद रखना वो देखिए, मापांक z प्लस x बाई 2 प्लस आइटा। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्लस लिया है तो प्लस आइटा, और यहाँ पे हो गया मापांक z माइनस x बाई 2। ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जांपल ले लेता हूँ, z बराबर 2 प्लस 3 आइटा हो गया। अगला कहते हैं इसका वर्गमूल निकालिए, रूट z बराबर कितना हो गया, देखो प्लस माइनस मोड z कौन है, मोड z आप पहले देखा था आपने, मापांक है। मापांक क्या होता है, वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर का अंडरूट। वास्तविक भाग कितना, 2 का 4 प्लस काल्पनिक भाग कितना, 9 4 13 का अंडरूट कितना आ गया, रूट 13। तो कितना आ गया देखो रूट 13 प्लस अक्स कौन है, अक्स को देखिए यहाँ पे अक्स कौन है, वास्तविक भाग कौन है इसका, 2/2 हो गया, प्लस आइटा कितना आ गया देखो रूट 13 माइनस 2/2। ये देखो सीधा फॉर्मूला लगाया, रिजल्ट आ गया। अगर हम इसके प्रूफ पे जाए तो क्या मतलब टाइम पास करना, अपने को तो जो क्वेश्चन है कम टाइम में करना, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, आप इसी चीज़ पे फोकस कीजिए। तो ये समिश्र संख्या में जो बेस्ट है वो वर्गमूल है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे z बराबर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोल बता रहा हूँ, देखो z बराबर मैंने कहा आइटा का रूट। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। यहाँ पे z बराबर रूट आइटा, z बराबर रूट आइटा, देखिए ये कितना हो गया प्लस माइनस, आप सोल्व करके देखना, 1 प्लस आइटा बटा रूट 2, आपको डायरेक्ट याद रखना, कम टाइम में हो जाना है। और यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया प्लस माइनस 1 माइनस आइटा बटा रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट, ये जितना भी हमने जो टॉपिक करवाए हैं उन टॉपिकों के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक है इनके एग्जाम्पल, बेस्ट जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।